आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महमूद डारविश की एक पोम आइडेंटिटी कार्ड को। और इसके अंदर हम उनकी जो है वो रेजिस्टेंस और किस तरह उन्होंने अपने पीपल को जो पोर्ट्रे किया, उनकी रिफ्लेक्शन दिखाई, उनकी हार्डशिप को दिखाया, उस सब को देखेंगे। हम समरी एनालिसिस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं महमूद डारविश को, और महमूद डारविश के बाद हम उसकी समरी और इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो महमूद दरवेश एक फ़लस्तीनियन राइटर और शायर और ऑथर थे। इनको फ़लस्तीन का नेशनल पोइट भी माना जाता है। इनके काम इतने जो हैं वो नोटेबल थे, आला थे कि उनको उन कामों की वजह से बहुत ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने अपने वर्क में फ़लस्तीन को एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया है। इनकी पैदाइश गैलिली के एक गांव जिसका नाम अल-बिरवा है इसमें हुई। इस गांव को इसराइल की आर्मी ने तबाह कर दिया था। दरवेश को उनकी फैमिली उनको जो है वो दरवेश और उनकी फैमिली को इंटरनल रेफ्यूजी के तौर पर इसराइल में रखा गया। क्यों, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। इनको कई साल जो है वो बेरूट और पेरिस में एग्जाइल लेना पड़ा। इन्होंने तकरीबन 30 पोइट्री और 8 प्रोज की बुक्स पर काम किया। 1960 में उनको सिर्फ मुख्तलिफ विलेज में जो है वो बिना इजाज़त घूमने और पोइट्री पढ़ने पर इम्प्रिजन कर दिया गया। देख सकते हैं ना रेजिस्टेंस की किस तरह जो है वो सज़ा दी जाती है। उनकी इस पोम को जब प्रोटेस्ट की हैसियत मिली, कौन सी पोम, ये वाली आईडी कार्ड, इनको जब प्रोटेस्ट की हैसियत मिली तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके जो अर्ली वर्क्स में हमें उनके अनहैप्पीनेस होने का इल्म होता है। ये फ़लस्तीन की आवाज़ थे। उनको रेजिस्टेंस आइकन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दरवेश की पोम्स दरअसल जो है वो आज़ादी यानी लिबर्टी के लिए एक जीती जागती कोशिश थी। उनकी पोम्स को रेजिस्टेंस का सिंबल भी कहा जाता है। जैसा कि 1988 में ये एक पोम है उनकी, दोज पास बिटवीन फ्लीटिंग वर्ड्स। उसको लिखते हुए ये बताते हैं कि सो लीव आवर कंट्री, आवर लैंड, आवर सी, आवर वीट, आवर सेड, आवर वुंड्स, एवरीथिंग, एंड लीव द मेमोरी ऑफ मेमोरी। इन लाइन से इनकी रेजिस्टेंस का वाज़ेह तौर पर रिफ्लेक्शन नज़र आता है। उनकी अगर हम वर्क की बात की जाए, वर्क लिस्ट की बात की जाए, तो हमें जैसे कि पहले जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने पोम्स पर काम किया ज़्यादा और प्रोज पर भी काम किया है। तो उन पर उन्होंने अच्छी खासी जो है वो कलेक्शंस पर काम किया। लेकिन यहाँ पर हम उनके कुछ ही वर्क्स को डिस्कस करेंगे कि आई कम फ्रॉम देयर, आ लव फ्रॉम फ़लस्तीन, अंडर सेज, उसके बाद पाम थ्री, आई ईयर्स फॉर माई मदर ब्रेड, बर्ड्स ऑफ गैलिली, पासपोर्ट, पसलमा, आइडेंटिटी कार्ड, इज़ क्वाइट सो आई एम, एंड रीता सॉरी। तो ये उनकी फेमस वर्क्स थे जिन पर उन्होंने काम किया। और जो दरवेश थे वो एक रेजिस्टेंस थे, और उनकी पोम से उनकी रेजिस्टेंस की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे, और इसराइल में वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल रहे, और फ़लस्तीन का वो एक कौमी शायर के तौर पर भी कंसीडर किए जाते हैं। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है वो है आईडी कार्ड पोम। तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये पोम किस बारे में है। महमूद की ये पोम दरअसल एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक ज़रिया है, क्योंकि वो लोग जो थे वो इन प्रिजन उनको कर दिया गया था, उन पे जुल्म हो रहे थे, उनको उनके घर तबाह कर दिए गए थे। तो अपना तमाम गुस्सा जो है, अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन जो है वो महमूद अपनी राइटिंग के ज़रिए लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे थे, और अपनी राइटिंग के ज़रिए अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालते थे। उनके मुल्क फ़लस्तीन को इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। उनको उनकी फैमिली को रेफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ा। वैसे इस पोम को अरबिक में लिखा गया, मगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि इस पोम में वो बार बार खुद को कहते हैं आई एम अरबिक, ये लिख लो। ये एक फ्री वर्स है। इस पोम को महमूद की कंट्रोवर्शियल पोम कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। कुछ लोगों के मुताबिक इस पोम में हमें महमूद का इसराइल के लिए हेट नज़र आता है। लेकिन क्या ये इनका हेट था या एंगर? गुस्सा था ना, क्योंकि उन्होंने उनके तमाम घर तबाह कर देते, उनसे उनकी आइडेंटिटी ले ली थी, उनको एक रेफ्यूजी बना दिया था। तो ये सब उसका गुस्सा था।
इस पोम में दरअसल फ़लस्तीन का एक नरेटर जिसकी इजराइल के ऑफिसर के साथ कन्वर्सेशन को दिखाया गया है। इस पोम में राइटर दरअसल फ़लस्तीन पर होने वाले इनजस्टिस को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और फ़लस्तीन के रहने वाले लोगों को, जिनमें पोइट की फैमिली भी शामिल है, इनको एक्साइल कर दिया गया था और दोबारा इनको वापस नहीं आने दिया गया। कुछ साल ये उनकी फैमिली लेबनान में रहे और उसके बाद वापस आ गए। उन्होंने इज़राइल के जो हैं वो कैंसिस के ख़िलाफ़ जो उनके रूल्स थे उनके खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से उनको इंटरनल रेफ्यूजी की कैटेगरी में रखा गया। अब देख रहे थे इनको इंटरनल रेफ्यूजी क्यों रखा गया, क्योंकि उन्होंने, उनकी फैमिली ने उनके जो रूल थे, उनको जो कैंसिस थे, उनके खिलाफ वर्जी की थी। एग्जाइल्स के एक्सपीरियंस को दरवेश ने अपनी पोइट्री और प्रोज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, करना भी चाहिए था, कि उनकी अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी और फिर उनको अपनी मिट्टी से निकाल कर किसी कहीं और एक्साइल में रहना पड़ा और वहाँ पे रेफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ा। जो हाइब्रिडिटी का एलिमेंट था उनके अंदर वो भी आ गया था, क्योंकि उन्होंने तरह तरह के मुल्कों में काम किया, वहाँ पे जाके लर्निंग की। आल्दो वो नया कुछ सीखे लेकिन टफ़ टाइम गुजारा था, ख़ुद पे मुसीबत देखी थी, माइग्रेंट थे। तो इस तरह उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी राइटिंग के अंदर लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दरवेश को अरब पोइट्स के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक तस्वर किया जाता है। उनकी पोम्स को जनरलाइज किया जाए तो ये जो है वो फ़लस्तीन की सिचुएशन को पोर्ट्रे करती है। एक अच्छे राइटर की खासियत यही होती है कि उसकी राइटिंग उसके इरा के लोगों पर होने वाले जुल्म सितम का एक रिफ्लेक्शन हो, आईना हो। तो लिटरेचर यही होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, मिरर ऑफ सोसाइटी, वही लिटरेचर होता है, राइटर यही करते हैं। लेकिन वहाँ जो दरवेश हैं उन्होंने उस वक़्त के जो जुल्म सितम थे उसको अपनी पोइट्री के ज़रिए पोर्ट्रे किया और रेजिस्टेंस का एक सिंबल जो है वो पोर्ट्रे किया, हाईलाइट किया और लोगों को बताया अपने ऊपर के जुल्म सितम के और अपने जो है वो रेफ्यूजी और उसके एक्सपीरियंस और एग्ज़ाइल के एक्सपीरियंस। महमूद डारविश की इस पोम को लिटरेचर के अंदर जो मखसूस ग्रेटेस्ट वर्क्स हैं उनमें एक कंसीडर किया जाता है। पोइट इस पोम में बहुत ही एंग्री है। वो कहता है, क्योंकि इसमें एक ना उसकी डिस्कशन दिखाई गई है कि इसके साथ एक ऑफिसर, इजराइल ऑफिसर के साथ जो उससे आईडी कार्ड तलब कर रहा होता है, तो वो ये उसको अपने बारे में बता रहा होता है और सब कुछ बताता है कि लिख लो कि मैं एक अरब हूँ। ये बिल्कुल ऊपर लिखना चाहिए। कहता है कि फ़लस्तीन को चाहिए कि इस इवेंट को लिख ले, जब इनको एग्जीक्यूट किया गया था और इसको लिख ले। फ़लस्तीन से इनके लैंड छीन लिए गए थे, वो लोग बेघर थे। 1948 में अरब इसराइल की जब जंग हुई थी ना, जिनके नतीजे में इसराइल की गवर्नमेंट ने बैरवा पर कब्ज़ा कर लिया था। बैरवा याद है आपको, ये वही गाँव है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। इसलिए फ़लस्तीन के लोगों को, शायर और उनकी फैमिली भी शामिल है, उन लोगों को क्या है घर पर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। तो पोइट कहता है कि पेज के टॉप पर लिख लो कि मुझे उन लोगों से नफ़रत नहीं है, मैं किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं करता, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं ज़रपर का फ्लैश खा जाता हूँ। अब ज़रपर क्या है? ज़रपर यह है कि उसके जो ऊपर के लोग थे, यानी कि उसके ऑफिसर वगैरह, उनके जो उनको और उनके मील को और उनको, मतलब मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब मैं ये करता हूँ, लेकिन अगर मुझे उनसे नफ़रत नहीं है, मैं किसी की कोई प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं करता। वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि लिख लो मैं अरब हूँ और मेरा आईडी कार्ड नंबर 50,000 है, मेरे 8 बच्चे हैं और 9वें बच्चे की पैदाइश समर के बाद हो जाएगी। तक क्या तुम्हें ये जानकर गुस्सा आ रहा है? इसके बाद वो दोबारा पोम की पहली 2 लाइन को रिपीट करता है कि लिख लो मैं एक अरब हूँ और मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए गारमेंट्स, यानी कि गारमेंट्स, कपड़े वगैरह और बुक्स और ब्रेड का इंतज़ाम करता हूँ। मेरा एक नाम है लेकिन कोई ख़ास टाइटल नहीं है, मेरा कोई टाइटल नहीं है, तुमने वो बनने ही नहीं दिया। मैं इस कंट्री में जो है वो पेशेंस के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ, जहाँ के लोग गुस्से में रहते हैं। मैं दरवाज़ों पर भीख नहीं मांगता। तुम लोगों को ये जानकर गुस्सा क्यों नहीं आता? मेरे फादर एक आम आदमी थे, उनका तल्लक किसी प्रिविलेज क्लास से नहीं था और मेरे ग्रैंडफादर एक फार्मर थे। ज़रूर वो वेल ब्रेड थे और ना वेल ब्रेन, लेकिन उन लोगों ने मुझे प्राइड ऑफ सन सिखाया तब जब मैंने लिखना भी नहीं सीखा था। उन लोगों ने मुझे खुददारी दिखाई, उन्होंने खुददारी सिखाई, उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी के सामने, आपके पास अगर कम है तो अपने कम में गुजारा करो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। और ये मुझे कब
सिखाया जब मैंने किताबें पढ़ना नहीं सीखी थी। और मेरे घर किसी जो है वो वॉचमैन के हट की तरह है जो ब्रांचेस और कैन से बना हुआ है। क्या तुम मेरे स्टेटस से सेटिस्फाइड हो? तुम लोगों ने मेरे एंसेस्टर के आर्कर्स को चोरी किया है और इन लैंड्स को जिनको हमने कल्टीवेट किया था। तुम लोगों ने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा सिवाय इन रॉक्स के। इसलिए अब तुम पेज के टॉप पर लिख लो। और फिर वो बताता है कि तुम मेरी जो जानना चाहते हो कि मैं क्या हूँ, तो फिर वो अपना एक डिस्क्रिप्शन देता है अपने बारे में। अपनी कहता है कि मेरे हाथ इतने खरदरे हैं कि मैं किसी को हाथ लगाऊं तो जो है वो खरोश पड़ जाती हैं। तो अपनी अपीयरेंस के बारे में बताता है कि मेरे सर पर एक जिस तरह अरबियों का लिबास होता है, सर पर पहनने वाला ब्लैक राउंड सा पहनने वाला, और उसके बाद सर पर कपड़ा होता है। तो वो ये चीज़ें अपने बारे में बताता है कि मेरे पास भी यही चीज़ें हैं, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरा फेस ऐसा है, मेरे बाल इतने काले हैं। इसलिए अब तुम पेज की टॉप पर लिख लो कि मैं लोगों से नफ़रत नहीं करता, इनको इनकोर्ज करता हूँ, लेकिन अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो अपने जैस्पर्स का फ्लैश खा जाता हूँ। इसलिए बी अवेयर हो जाओ मेरी भूख से, मेरे गुस्से से। अब जैस्पर का मैं बता चुका हूँ कि वो चीज़ है अपने ऊपर से, अपने टॉप से जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कहता है कि मैं उनको और उनकी जो मील है उसको खा जाऊंगा, ठीक है, मेरे गुस्से से डर जाओ। तो ये सारा कुछ अपनी पोइट्री पोम के अंदर वो बार बार रिपीट कर रहा है कि लिख लो मैं अरब हूँ, ये आइडेंटिटी लिख लो, मैं कौन हूँ, मुझे जो तरबियत दी गई है वो मेरे एंसेस्टर की तरफ से दी गई है। मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी भी तुम लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा। तुम लोगों ने हमारे लैंड छीन ली हैं, सब कुछ छीन लिया है। तो ये उसकी जो पोम थी वो एक रेजिस्टेंस थी उस दौर के अंदर लोगों के लिए। और जब ये पोम इनकी जो रिवील हुई थी तो उनको इन प्रिजन कर दिया गया था। पोम के एनालिसिस की अगर बात की जाए तो जॉनरा के हिसाब से ये एक पोम है और राइटर इस पोम में फ़लस्तीन पर होने वाले अटैक और जुल्म सितम के बारे में अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो अपने घर छीन जाने की वजह से राइटर बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड हुए और उन्होंने पोइट्री को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि वे उसके थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। वो इसराइल की आर्मी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी आइडेंटिटी का इजहार करते हैं। इनका शुमार इन चंद राइटर्स में से होता है जिन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू दरअसल फ़लस्तीन को डिफेंड करने की कोशिश की, इसलिए इनको उनका नेशनल पोइट भी कहा जाता है। इस पोम में 1964 इस पोम को जो है 1964 में लिखा गया। ये राइटर की फ़लस्तीन के बारे में फीलिंग्स का एक आईना था। इसको अरबिक पोइट्री में बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया क्योंकि ये एक इंसान की इसके लैंड के साथ आइडेंटिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यहाँ पर राइटर इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, राइटर की इस बात पर कि वो अरब है और उसका तल्लुक़ अरब से है। उनको पोइट ऑफ फ़लस्तीन भी कहा जाता है। इस पोम में रेपिटेशन और मीनिंगफुल इंस्टेंस का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। टाइटल को भी पोम के थीम से बहुत ज़्यादा रिलेट किया गया है। नज़म के आगाज़ में वो जब कहते हैं कि वो अरब से तल्लुक़ रखते हैं और उनका आइडेंटिटी कार्ड भी है, तो ये इस बात पर जोर है कि आइडेंटिटी कार्ड का होना इंसान की एग्जिस्टेंस को बताता है और अरब को वहाँ के लोगों को इनकी मदद की ज़रूरत है और अरब के लोगों को अरब की ज़रूरत है। राइटर पहले स्टैंजा में जोर देता है कि उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, उसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी है, उसका एक जो है वो लैंड है, उसकी फैमिली है और इन सब लोगों के पास जो है वो लैंड के साथ बहुत इन सब लोगों का गहरा तल्लुक़ है और वो लैंड जो है और वो जगह जो है वो उनके दिल में समाई हुई है। उसके बाद राइटर हमें इसराइल की वजह से होने वाले उन पर होने वाले जुल्म सितम को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि विल यू बी एंग्री, यानी कि तुम लोग तो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीना चाहते हो लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। तुम लोग रिकॉर्ड में लिख लो कि मैं अरब हूँ, मेरी आइडेंटिटी को ज़ेहनशीन कर लो। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को जो है वो खाना खिलाता हूँ, बुक्स लेकर देता हूँ, गारमेंट्स का इंतज़ाम करता हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की लैंड पर कब्जे करता हूँ। राइटर यहाँ पर बहुत ही जुरातमंदाना अंदाज में उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मैं तुम लोगों से तुम्हारे दरवाजे पर भीख नहीं मांगने आया। क्या तुम लोगों को ये जानकर गुस्सा आता है कि तुम लोग मेरे जो है वो सेल्फ इस्टीम को देखकर ऐसे आपे से बाहर हो जाते हो? तुम लोगों ने मुझसे मेरा टाइटल छीन लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद एक हॉरिबल
जो है वो इन्वायरमेंट में जिसमें वो सब लोग एंगर से भरे हुए हैं, वो बहुत ही जो है वो पेशेंस से राइटर होता है कि तुम लोग तो तब पाए ही नहीं जाते थे जब मेरे अबाउट दैट थे, यानी कि वो बताता है कि उसके रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। वो तब भी एग्जिस्ट करते थे जब जो है वो क्या थे, साइप्रस और ऑलिव ट्रीज भी नहीं थे। और फिर वो कहता है कि वो बहुत सादा है, जो रीड्स और स्टिक से बना हुआ होता है। फिर इसका घर के बारे में बताता है, ठीक है, वो रीड्स और स्टिक से बना हुआ होता है। मैं इतने सादा इंसान हूँ लेकिन फिर भी मुझ में इतना हौसला है कि मैं जो मेरा स्टेटस है वो मुझे परेशान नहीं करता। एक्चुअली में वो अपने सेल्फ स्टीम, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से उनको जवाब दे रहा होता है, और साथ में वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, जो कि अपनी जो मिडिल क्लास है, जो अपनी क्लास है, वो उसे घबरा नहीं रहा होता, वो उसमें खुश होता है। फिर वो बताता है कि मुझे अपना स्टेटस परेशान नहीं करता। मेरी आंखों का बालों का रंग जो है वो रिकॉर्ड कर लो, मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, मेरे बालों का रंग काला है, मेरे हेड पर एक क्या है, इकल कॉर्ड्स कवर ऑफ कैफलिया है, मेरा तल्लक इस विलेज से है जो बहुत ही गुमनाम है। अब ये इकल कार्ड्स ओवर कैफलिया ये आपको बता चुका हूँ, वो ब्राउन सा कपड़ा और ऊपर ब्लैक कलर का जो अरबियों के सर पर होता है। फिर वो कहता है कि मेरा विलेज जो बहुत ही गुमनाम है, जिसकी सड़कों को लोग भूल तक चुके हैं। हम इतनी कदीम, इतने सादा थे और आम लोग हैं, मगर फिर भी इतने सेल्फ स्टीम है कि हमारा ये हौसला है कि तुमको परेशान नहीं करते। और क्या तुम इससे परेशान हो कि हम लोग जो हैं वो अपने लेवल, अपने स्टेटस से जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। शायद इन लोगों को जो है वो कहता है, इनको जोड़ कर कहता है कि तुम लोगों ने हमारे लैंड्स को जो है वो चोरी कर लिया है, लोगों से सब छीन लिया है, और मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इन रॉक्स के। क्या अब तुम लोग हमसे ये भी छीन लोगे? तुम्हारे इतने सब्र और बेसब्रे और ट्रीटमेंट के बावजूद भी तुमसे हेट नहीं हुआ मुझे बस कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन मेरा गुस्सा जो है वो बहुत बुरा है, इसलिए इनसे जो है वो अवेयर रहो, बी अवेयर रहना। पोम के आखिर में शायर बी अवेयर, हंगर और एंगर वगैरह के लफ्ज़ के इस्तेमाल करता है, और इनमें से कुछ लफ्ज़ को रिपीट करता है ताकि वो इनको बता सके कि उसमें कितना गुस्सा और कितनी भूख है। इन शॉर्ट, शायर इस पोम में इज़राइल आर्मी को फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट किया है। वो इन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी कर लो, भले हमारे लैंड हमसे छीन लो, मगर तुम लोग हमसे हमारा सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी कभी भी नहीं छीन सकते। तो ये इसके साथ ही ये पोम का एनालिसिस ख़त्म होता है, जिसमें वो अपने एंगर और इसराइल के इश्यूज़, फ़लस्तीन के इश्यूज़, इसराइल आर्मी के जो ब्रूटैलिटी थी उस सब को डिस्कस करते हुए बयान कर रहे होते हैं। तो अगर हम थीम्स की बात करें, इस पोम के अंदर जो थीम इस्तेमाल हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड इनजस्टिस, ये इस पोम का मेन थीम है। इस पोम के वैसे तो बहुत से थीम्स हैं, लेकिन उसमें से ये एक थीम है। इस पोम का स्पीकर एक जो है वो क्या है, डिस्प्लेस पैलेस्टाइन अरब है, जिससे कहा जाता है कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, यानी इसे उसकी आइडेंटिटी दिखाने को कहा जाता है। और इस पोम में बताता है कि उसके पास क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है। उसके पास उसकी फैमिली है, उसका वर्क है, उसके फोर फादर हैं, उनकी हिस्ट्री है, और वो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। उसका इसकी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, मगर उसकी जड़ें अब भी वहाँ हैं, और वो लैंड है जहाँ पर उसके आबा अजदाद रहते थे। तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है कि उसके रूट्स को काट सके। उसके बाद वो जो है वो इज़राइल की वजह से जो इनजस्टिस हुआ, इसको, इसकी फैमिली को, उसके लिए एंगर का इजहार करता है। उसकी फैमिली को जो इनजस्टिस फेस करना पड़ा, वो अपने एंगर का इजहार करता है। वो गवर्नमेंट को वार्न करता है कि अब उसके पेशेंस को मज़ीद टेस्ट ना किया जाए, वरना बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट थीम जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड आइडेंटिटी है। राइटर अपने इस पोम में सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी के दरमियान एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप जो है वो बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरा लैंड छीन लिया, लेकिन अब भी मेरा आईडी कार्ड है। एक आईडी कार्ड एक इंसान की आइडेंटिटी होता है। अगर वो इसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए राइटर की एग्जिस्टेंस है। आईडी कार्ड है तो राइटर है, और ये सब इसके लिए पॉसिबल है कि उसके अंदर जो सेल्फ स्टीम है उसकी वजह से।
इसलिए वो अब प्रोटेस्ट के थ्रू अपना लैंड वहीं वापस लेंगे और कोई भी उनसे उनका लैंड नहीं छीन सकता, क्योंकि उसके और उसके लैंड के दरमियान बहुत ही गहरा तल्लक है और उसका तल्लक बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो पैट्रियटिज्म है। ये नज़म पैट्रियटिज्म का भी एक रिफ्लेक्शन है। इस पोम के थ्रू स्पीकर अपने वतन से मोहब्बत और लव का इजहार कर रहा है। जैसे वो कहता है कि ये उसके बावजूदात का लैंड है, यहाँ पर वो अपने मुल्क के साथ उनकी एक लंबी हिस्ट्री को कम्युनिकेट करते हैं। राइटर की फ्रस्ट्रेशन हुई होती है जब वो इनसे इजराइल आर्मी जो है वो इनसे इनका लैंड छीनती है, और तो उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो इन जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसके लिए अपने मुल्क से दूर रहना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो इसका दूसरे थीम्स हैं जैसे कि आइडेंटिटी, वो भी हमें नज़र आता है, और हाइब्रिडिटी भी इसमें एक नज़र आता है, क्योंकि उसको बहुत माइग्रेंट वगैरह माइग्रेट करके जाना पड़ता है और वो दूसरे विलेजेस दूसरे मुल्कों में भी फिरता है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑपरेशन का थीम भी हमें नज़र आता है, किस तरह जो इज़राइल आर्मी है वो ऑपरेस कर रही होती है फ़लस्तीन के लोगों को, और उनसे जुल्म के ज़रिए उनकी लैंड छीन रही होती है, उनको जो है वो दर बदर भटकने पर मजबूर कर रही होती है। तो ये ओवरऑल इसके मेन थीम थे, जिसके अंदर हमने तमाम मेन चीज़ें जो इस पोम से जुड़ी हुई थी देखी। तो अब हम पोइटिक डिवाइसेस और फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करते हैं। तो राइटर इस पोम में बहुत से जो लिटरेरी डिवाइसेस को इस्तेमाल किया है। जो लिटरेरी डिवाइस हमें इस पोम के अंदर मिलती है वो रिफ्रेन है। शायर ने पुट इट ऑन रिकॉर्ड इस लाइन को 5 बार रिपीट किया है। ये दरअसल आइडेंटिटी कार्ड में रिफ्रेन का इस्तेमाल है। इस लाइन के अलावा व्हाट्स देयर टू बी एंग्री अबाउट को भी 3 टाइम इस्तेमाल किया है। पहली वाली लाइन्स की रेपिटेशन के थ्रू दरअसल अपनी आइडेंटिटी पर जोर दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें लिटरेरी डिवाइस मिलती है वो रेपिटेशन है। इस पोम में राइटर ने रेपिटेशन का बहुत इस्तेमाल किया है। जैसे कि वो कहता है आई हैव 8 चिल्ड्रन, इस लाइन को 2 बार रिपीट किया है। इसके अलावा बी अवेयर ऑफ माई हंगर, इसमें बी अवेयर लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है 2 बार। इसके थ्रू वो इसराइल आर्मी को वॉर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। आई मैन अरब, इसको भी वो बार बार रिपीट कर रहा होता है। उसके बाद एनाफोरा है। कंजक्टिव लाइंस में सेम लफ्ज़ और फ्रेज़ को इस्तेमाल को जो है वो एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पर इस पोम के अंदर आई एम एन अरब, आई एम अ नेम विदाउट टाइटल, ये चीज़ जो बता रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस में मिलती है वो मेटाफर है। राइटर ने इस पोम में मेटाफर को बहुत इस्तेमाल किया है। इसके थ्रू वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्लपूल ऑफ एंगर। वर्लपूल क्या था? वो एक भंवर था, एक गिरदाव था, जो जब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं तो वो एक समुंदर के अंदर ये चीज़ पैदा होती है। यहाँ पर लोगों के एंगर को वर्लपूल से कंपेयर किया गया है। आज़ादी के बाद इसराइल दरअसल अरब्स और जूज़ के दरमियान उठने वाली टेंशन की वजह से वर्लपूल में कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरह राइटर ने जो है वो वर्लपूल को जो है एक मेटाफर की तरह पर इस्तेमाल किया है, वर्लपूल ऑफ एंगर को। तो ये थी आज की हमारी पोम, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इस पोम को, आइडेंटिटी कार्ड को, जिसे लिखा था जो महमूद डारविश ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी काविश पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।